बेसिकली तो दोनों की सोच समझ अलग है रिलीजियसली, जैश की भी और लश्कर की भी। एक देवबंदी है, एकदम एकदम अहले हदीस है। तो थोड़ा सा और आप फ़र्क अगर समझा सकें, क्योंकि दूर से देखने से सब एक ही लगते हैं और वाकई हैं भी, मगर फिर भी क्या फ़र्क इनमें है जो आपकी मैं समझ में आया? एक बार फिर मैं आपको जो है हम्म, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बिकॉज आपने जब कहा ना कि टीआरएफ में इनके दोनों लोग शामिल है, क्या जाता है, ये बहुत ही एक मेच्योर, परसेप्टिव और समझदारी वाला स्टेटमेंट आपने दिया। बिकॉज मैंने अभी तक कई सारे भारत में हमारे जो मतलब कहते हैं ना सुपरफिशियल लेवल पर चीज़ों को एनालाइज करते हैं, वो हमेशा यही क्वेश्चन करते हैं कि टीआरएफ लश्कर का है, पीएफएफ जैश का है, इधर से ना। बट हकीकत यही है कि जो पाकिस्तान ने जो मिलिटेंसी टेररिज्म की जो स्ट्रैटेजी चेंज की, नई स्ट्रैटेजी में ये है कि ये नाम है टीआरएफ पीएफएफ, जो इनका वर्चुअल एग्जिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, बट पीछे अब ये सब मिल करके काम कर रहे हैं। और इसमें देखिए जहाँ तक बात है, हाँ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। देखिए जैश देवबंदी है, लश्कर आपका वो है अहले हदीस को फॉलो करता है, लेकिन जब इंडिया के अगेंस्ट काम करने की बात आती है ना, तो ये इन डिफरेंसेस को साइड में रख करके काम करते हैं और कोऑर्डिनेट सारा आईएसआई करती है एक तरह से। तो वहाँ पर ये चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती हैं। वहाँ पर जो है ना सर से ये ऑपरेशन साथ करने हैं, वो अपनी वैचारिक स्तर पर अलग हैं। देखिए अब मैं आपको बताऊँ, अब जैसे जैश के अंदर आप कश्मीर में देखेंगे तो जैश के अंदर वो लड़के भी शामिल हैं जो एक एतकादी तबके से आते हैं, जो बरेलवी तबके से आते हैं इधर से, आपका जो उस तरह के थॉट प्रोसेस वाले लोग भी शामिल हैं इधर से। तो जब बरेलवी, मैं समझने वाले को बता दूं, बरेलवी एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन वो फिर भी सूफिज्म और उस तरह की चीज़ों को मानते हैं। देवबंदी बिल्कुल नहीं मानते, और अहले हदीस संख्या में कम है, वो बिल्कुल ये मानते हैं कि कुरान और हदीस के हिसाब से ही चलना चाहिए, यस, इधर लिटरल उधर ट्रांसलेशन, डिफोकस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन। जी जी, देवबंदी ये जो मतलब है, मैं संक्षिप्त में ऐसे यस, ही बता हाँ, दिया, ऐसे तो बहुत सारा यस सर, फर्क है फिर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी सर। जी। तो ये है कि मतलब बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि पीछे इनको साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने में कोई परहेज नहीं। आप देखें तो तालिबान के साथ जब ये लड़े थे नेटो के अगेंस्ट, वहाँ पर भी जैश और लश्कर साथ लड़ रहे थे साथ में इनके। थे। कश्मीर में भी इनके ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, कई बार ऐसे मौके सामने आए जब जैश वालों ने हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर के ऑपरेशंस किए हैं। लेकिन इनके जैसे बीच कुछ ये प्रतिद्वंद्विता भी रही है क्या? रहती है, रहती है। प्रतिद्वंद्विता रहती है। देखिए वो तो अगर आपने क्राइम वर्ल्ड में भी देखा होगा तो वो प्रतिद्वंद्विता दो तरह की रहती है। एक तो पर्सनल जो ईगो की, टर्फ की लड़ाई रहती है, एम्बिशंस की लड़ाई रहती है वो, और दूसरी आइडियोलॉजी की लड़ाई रहती है, वो प्रतिद्वंद्विता रहती है। प्रतिद्वंद्विता जैश और लश्कर के बीच में कई बार इस तरह की हो जाती है कि लश्कर प्योरली आईएसआई की ग्रिप में रहता है, उसके सिस्टम से चलता है, और वो जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस जो होते हैं ना उनको थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देता है। जैश प्योरली रिलीजियस एजेंडा पर चलता है। मसूद अजहर ने तो बोला था कि आईएसआई के अपने सियासी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, हमारे लिए तो सिर्फ रिलीजियस ऑब्जेक्टिव है, और वो बिल्कुल पैन इस्लामिज्म में बिलीव करने वाला। और अल कायदा से इनकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, ओसामा बिन लादेन से पैन इस्लामिस्ट विजन था इसका। इनफैक्ट ये तो जब जैश बना और या इंडिया आया उससे पहले भी सोमालिया जाता था, सूडान जाता था, वहाँ पर जाकर के जितने जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे वो इत्तेहाद इस्लामिया और सारे उनके साथ मिल करके और उनके लोगों को सपोर्ट करता था, उनके बारे में तकरीरें करता था, उनके लिए आर्टिकल्स और कॉलम लिखता था। पाकिस्तान आर्मी जो है वहाँ पर यूएन मिशन पर ड्यूटी पर थी जाकर के, तो इसने आकर के बोला कि नहीं आप वहाँ पर मुसलमान भाइयों को नहीं मार सकते, तो आप इस आर्मी को विड्रॉ करिए। तो ये उस तरीके से काम करते हैं। तो मेरा एक सवाल है इसमें, टीआरएफ ने वारदात की है, सबको पता है। टीआरएफ यूएनएससी से भी बैन है, ये भी सबको पता है। पिछले साल हुआ, भारत ने सबूत उपलब्ध कराए और यूएनएससी ने मान भी लिया। यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस का अंग है। यूनाइटेड नेशंस में 5 वो देश बैठे हैं जिनके पास पूरी दुनिया की ठेकेदारी है। जब सबको पता है कि टीआरएफ और लश्कर तैयबा एक हैं, और ये यूएन ने भी मान लिया, यूएनएससी ने भी मान लिया है ना, तो फिर अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? दुनिया क्यों चुप बैठी हुई है? क्या ये दुनिया का मसला नहीं हो गया है? जब आप एक संगठन को बैन करते हैं और अब दुनिया का प्लेटफॉर्म है, तो क्या ये सिर्फ भारत का मसला है कि टेररिज्म हो देखिए रहा है? मैं एक बात कहूँगा कि टेररिज्म की वर्ल्ड में हमेशा कहते हैं वन मैंस टेररिस्ट इज अनदर मैंस फ्रीडम फाइटर, ठीक है। तो ये जो है इसमें जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट काफ़ी लागू होते हैं, इसमें होते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा, मुझे आप काउंटर क्वेश्चन करने की इजाज़त दें। आपको पता है आज तक भारत ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है, और अब तो हमास कश्मीर में इन टेररिस्ट, जो कश्मीर के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ मिल भी गया है।
काम कर रहा है, लेकिन हमने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। हमारे यहाँ पर जो है, लेकिन फिर मैं एक चीज़ जोड़ दूं, फिर आप मुझे ठीक कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो हमने अफगानिस्तान को तालिबान आने के बाद अभी तक कोई मान्यता भी नहीं दी है, जबकि तालिबान ने तो ऐसा कुछ खास हमारा बिगाड़ा भी नहीं है। तालिबान तो जब तक यही एक तरह से कोशिश करता है संदेश देने की हम तो आपके साथ हैं, IC-814 में भी दे रहा था और अब भी दे रहा था, अभी भी कह रहा है कि आप आ जाओ, इन्वेस्टमेंट कर लो, दूतावास खोल लो। तो हम तो अमेरिका के साथ फिर भी थे ना 9/11 के वक्त पे, अब क्या हो गया? ये इनके अमेरिका, देखो इंडिया और अमेरिका की बात जो है ना, जहाँ तक तो अमेरिकन का बड़ा एक ट्रांजैक्शनल इनकी जो होती है, हमेशा डिप्लोमेसी होती है, ठीक है, ऐसा। और भारत के साथ तो उनकी एक जो रिलेशनशिप जो रही है उसमें फ्रिक्शंस शुरू से रहे हैं। और अभी मैं इसको कहीं ना कहीं ऐसे भी देखता हूँ कि वो यूक्रेन वाले मैटर के ऊपर जो है हमने खुल करके उनको नहीं दिया था, और सपोर्ट नहीं डेफिनेटली किया। हमारा रशिया के साथ एक मित्रता है, ऐतिहासिक मित्रता है। तो शायद ये कहीं उन मैटर्स के अंदर भी जो है हमें तंग करना चाहते हो, एक तरह से कहते हैं ना, अब आपको बताते हैं कि भाई आपने उस वक्त हमारे साथ नहीं आता, अब हम फुल फ्लेजेड तरीके से आपके साथ नहीं आते।